स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। टोंक में एसीबी की कार्रवाई सामने आई है। टोटाराय सिंह पंचायत समिति का कनिष्ठ लिपिक गिरफ्तार हुआ है। 20,000 की रिश्वत लेते उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पीएम आवास योजना की राशि पास करने के लिए इसने रिश्वत मांगी थी। लिपिक के आवास और अन्य ठिकानों पर तलाश जारी है। कांग्रेस के जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर की राह लटकती नजर आ रही है। कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव के चलते प्रशिक्षण की प्रक्रिया प्रभावित होगी। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश संगठन में 42 जिले शामिल हैं। पिछले दिनों इनमें से 13 जिलों में ही जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो पाई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मंशा थी कि अप्रैल मई महीने के अंत तक सभी 42 जिलों में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाए। शुरुआत उन जिलों से की गई जिनमें जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदेश कांग्रेस को लग रहा था कि जब तक इन 13 जिलों में शिविर होंगे तब तक दूसरे जिलों में नियुक्तियां हो चुकी होंगी और शिविरों का आयोजन जारी रहेगा, लेकिन अब संगठनात्मक चुनाव के चलते शेष जिलों में नियुक्तियां अटक गई हैं। दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर करने की जो एक कड़ी हमने शुरू की है, उस कड़ी में जो नए जहां हमारे जिला अध्यक्ष 13 जिलों में घोषित हो चुके हैं, उनमें लगभग सब में हम प्रशिक्षण शिविर कर चुके हैं। 2-3 जिले शायद इसी सप्ताह में या अगले सप्ताह में वो प्रशिक्षण शिविर भी पूरे हो जाएंगे और उसके बाद में जब जिला लेवल पर ये सारे प्रशिक्षण शिविर 2 दिवसीय कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद में हम ब्लॉक लेवल पर भी 1 दिन का प्रशिक्षण शिविर है। भीलवाड़ा में दंपति पर जानलेवा हमले का मामला, कोर्ट ने दोषियों को सजा सुना दी है। 3 लोग दोषी पाए गए जिन्हें 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। एडीजे महिला उत्पीड़न कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। बारा में करंट लगने से एक मजदूर की मौत की खबर है। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये युवक खेत में मजदूरी करने आया था। इसी दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक झालावाड़ के दांगीपुरा थाना क्षेत्र का निवासी है। चलिए बढ़ते आगे। बारा में ट्रक यूनियन की हड़ताल के चलते कृषि उपज मंडी से कृषि जिंसों का उठाव बंद हो गया है। उठाव बंद होने से मंडी में नीलामी के लिए जगह नहीं बची है। ऐसे में मंडी में जिंसों की खरीद बंद हो गई है। खरीद फरोख्त बंद होने की वजह से गुस्साए किसानों ने मंडी के बाहर अस्पताल रोड पर जाम लगाया और नारेबाजी की। बता दें, मंडी व्यापारियों द्वारा जिले के अपने गोदामों तक माल पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों में ओवरलोड माल भरकर अवैध परिवहन हो रहा है, जिसके चलते 12 के ट्रक मालिकों को भाड़ा नहीं मिल रहा। इससे गुस्साए ट्रक यूनियन ने मंडी को ट्रक देना बंद कर दिया है। 3 दिन से किसानों का माल नहीं तुल रहा है, मंडी में कोई जगह नहीं है। ट्रक यूनियन ने हड़ताल कर दी, उससे हम सब किसान प्रभावित हैं। एक एक किसान के कम से कम 1,000-500 रुपये भोजन पानी के खर्च हो चुके हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? हम तो अंडरलोड चल रहे हैं। बाहर की जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको मंडी के व्यापारी ओवरलोड बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, हम पालना कर रहे हैं। एक तो ये हमारी मांग है। दूसरी ये जो ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं, जो जानलेवा रोड पे ट्रैक्टर ट्रॉली चल रहे हैं, 400-400 बोरी लेके, 300-300 बोरी लेके, और मंडी के अंदर से बाहर निकल रहे हैं गेट पास बनवा के। जबकि शराब का ठेका लेने के लिए किसी समय लंबी लंबी लाइनें लगती थीं, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। झुंझुनू में शराब का ठेका घाटे का सौदा साबित हो रहा है। झुंझुनू में 1 अप्रैल से शराब की 80% दुकानें बंद हैं, क्योंकि इस बार 265 शराब ठेकों को कोई खरीदार नहीं मिला। इनमें से भी अधिकतर वो दुकानें हैं जो हरियाणा बॉर्डर के गांव से लगती हैं। झुंझुनू के सूरजगढ़, पिलानी, खेतड़ी और बुहाना क्षेत्र के काफी गांव हरियाणा से लगते हैं, जहां पर सस्ती शराब मिलती है, जिसके चलते पहले से ही शराब तस्कर सक्रिय थे और अब शराब तस्करों की चांदी हो रही है।
मौके का फायदा उठाकर शराब तस्करों ने तो होम डिलीवरी तक शुरू कर दी। जिले में 335 दुकानें हैं, उनमें से 58 दुकानों का तो आबकारी जो नीति है उसके तहत रिन्यूअल हो चुका है, नवीनीकरण हो चुका है, और 12 दुकानें ऐसी हैं जिनके लिए ऑक्शन में उनको सेटल हो गई है। बाकी जो 265 दुकानें हैं उनके लिए प्रक्रिया चल रही है। विभाग जो भी अग्रिम आदेश देगा उसके हिसाब से उनका डिस्पोजल किया जाएगा। तस्कर सीधे वहां प्रवेश कर गए हैं और होम डिलीवरी तक की भी उसमें हो रही है। प्रशासन उसकी कार्रवाई की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कितने करेगा जब स्टाफ कम है और गांव-गांव में शराब की जरूरत है। गांव-गांव में पहले ठेके होते थे, तो 20-20 किलोमीटर तक अगर जगह खाली रहेगी तो ये तो डूबना ही है, तय है बात। में पुलिस की स्पेशल गश्त लगाई गई है, इवनिंग आवर में नाकाबंदी चल रही है, स्पेशल पेट्रोलिंग चल रही है, बॉर्डर इलाका है उसमें भी स्पेशल पेट्रोलिंग हो रही है और काफी एक्साइज एक्ट में कार्रवाई की गई है। लगभग 4 दिनों में, अप्रैल के प्रथम 4 दिनों में 3 दर्जन कार्रवाई की गई है। बात एक अच्छी खबर की, राजस्थान के स्कूल में जल्द ही हेल्थ एजुकेशन का पाठ पढ़ाया जाएगा। हेल्थ एजुकेशन को स्कूली सिलेबस में शामिल करने की राज्य सरकार की तैयारी है। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए कि वो योजना तैयार करें। सीएम गहलोत ने कहा, भारत सरकार कॉलेज लेवल के सिलेबस में हेल्थ एजुकेशन शामिल करने जा रही है, लेकिन राजस्थान में प्राइमरी लेवल से ही स्वास्थ्य की शिक्षा दी जाएगी। भारत सरकार शायद करने जा रही है, हेल्थ को लेके पाठ्यक्रम शुरू कर रही है। कल हमने बात की यहाँ पर, मैंने ACS एजुकेशन को कहा है रात को ही कि आप स्कीम बनाओ, प्राइमरी से ही हेल्थ एजुकेशन साथ में हो, हर लेवल के साथ में हो। अगर बच्चे से लगा के बड़े तक ध्यान रखेंगे अपने स्वास्थ्य का, तो कई लोग बीमार भी नहीं पड़ेंगे। अभी आप देखा मास्क लगाया, घरों बंद रहे तो ऑक्सीजन तो कम हो गया, अलग बात है, परंतु टीबी की रोग है वो कम हो गई, अस्थमा कम हो गया, क्योंकि जब मास्क लगा हुआ था, घर में बैठा रहना पड़ा, प्रदूषण कम फैला। जोधपुर डिस्कॉम के विवादित आदेश को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार पर हमला बोला। शेखावत ने आदेश को तुगलकी फरमान बताया, साथ ही कहा जोधपुर को अपनी सांप्रदायिक साजिश से दूर रखें। मुस्लिम लोगों को मिले, इसमें शायद कहीं किसी को देश में परहेज नहीं हो सकता, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठी हुई सरकार और सरकार के मुखिया, सरकार के लोग जब बिजली को इस तरह से बांटने लग जाएं और समाज को इस तरह से सहूलियतें देने में जो है भेदभाव करने लगे, तो निश्चित रूप से चिंता होती है। संविधान खतरे में ऐसी दुहाई देने वाले राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या संविधान ने उनको इस तरह की इजाजत दी है? और आज जब रमजान का पवित्र महीना और नवरात्रि दोनों साथ चल रहे हैं, देश में, प्रदेश में करोड़ों लोग नवरात्रि का भी व्रत कर रहे हैं। काश गहलोत साहब आपने थोड़ा सा ठंडी नजर से नवरात्रि के व्रती महिलाओं को भी, नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना करने वाले और व्रत रखने वाले पुरुषों की तरफ से भी। शहरों के समग्र विकास के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट फंड की कमी से जूझ रही है। न सिर्फ इसका असर प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन पर पड़ा है, बल्कि इस पर सियासत भी जारी है। तो राज्य सरकार ने अपने दम पर 6 नए स्मार्ट शहर का ऐलान कर दिया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर सियासत भारी। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी की योजना जो है वो काफ़ी डिफेक्टिव है। नाम स्मार्ट सिटी का है, लेकिन पूरी की पूरी गाइडलाइन केंद्र सरकार ने ऐसी बनाई है और एडीबी का एरिया जो उन्होंने तय किया कि जिसके अंदर जिस शहर के में एक एरिया तय कर दिया उसको एडीबी एरिया बोलते हैं, उसी में विकास होगा, बाकी कहीं विकास नहीं होगा। वो गलत है। साल 2015 में केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लागू हुए 7 साल बीत गए, लेकिन योजना के क्रियान्वयन को लेकर सवाल अभी भी उठ रहे हैं। केंद्र की इस योजना में मरुधरा के 4 शहर जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर भी शामिल है। राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को गलत तरीके से डिजाइन करने का आरोप लगाती रही है। होना ये चाहिए कि किसी भी शहर को स्मार्ट बनाने के लिए अलग अलग तरीके के काम होने चाहिए, अलग अलग तरीके के। आप सिर्फ एक एरिया को स्मार्ट बना दोगे तो कोई सिटी पूरी स्मार्ट थोड़ी हो जाएगी। तो डिफेक्टिव योजना थी।
जहाँ जहाँ पर भी होशियार लोग थे उन्होंने उसको उस गाइडलाइन को चेंज करके अपने आप पर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स ले लिए। उदयपुर में अच्छे प्रोजेक्ट्स ले लिए, कोटा में अच्छे प्रोजेक्ट्स ले लिए हमने, उनको चेंज करके जयपुर में भी कुछ न कुछ किया है। वहीं स्मार्ट सिटी के तहत जारी फंड और इसका प्रदर्शन भी इसकी कमियां उजागर करती है। राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में केंद्र सरकार ने जो आंकड़े पेश किए उसके मुताबिक मरुधरा की 4 शहरों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अब तक 1166 करोड़ की राशि जारी हुई है। हालांकि राजस्थान के इन 4 शहरों को 9538 करोड़ का आवंटन मिलना था, जबकि राज्य सरकार ने अपनी तरफ से 1500 करोड़ की भागीदारी की है, जिसका असर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर भी पड़ा है। अब तक 562 में से 345 परियोजनाएं ही पूरी की जा सकी हैं। हालांकि बीजेपी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में किसी भी कमी से इंकार करते हुए राज्य सरकार की नीतियों पर ही सवाल उठाती है। अगर उनको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम डिफेक्टिव है तो उन्हें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में अपना जो कंट्रीब्यूशन देना है वो कंट्रीब्यूशन देने से मना कर देना चाहिए। आपने उस स्कीम में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने भी माना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर स्टेट के एक्सचेकर से पैसा जाना चाहिए और विकास होना चाहिए। अगर वो किसी विकास योजना का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं और अपनी इस फेलियर को दिल्ली की सरकार के ऊपर माफी डालना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत जयपुर में किशन पोल बाजार को स्मार्ट बनाने के साथ ही रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट, 4 दीवारी में बरामदों की मरम्मत जैसे कार्य होने थे, तो कोटा में ट्रैफिक लाइट, ठोस कचरा प्रबंधन, जलापूर्ति योजना और पार्किंग निर्माण जैसे काम होने हैं। उदयपुर में जलापूर्ति, सीवरेज, भूमिगत डक्टिंग का एकीकृत कार्य के साथ ही ठोस कचरा प्रबंधन पर काम होना है। वहीं अजमेर को ग्रीन सिटी बनाने के लिए पार्क, कला संस्कृति, पुस्तकालय, चिकित्सा और यातायात प्रोजेक्ट पर काम होना है। वहीं गहलोत सरकार ने भी साल 2022 के बजट में राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत 6 शहरों के विकास का खाका तैयार किया है। इसमें जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ को शामिल किया गया है। वहीं नए 6 शहरों के लिए 1500 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान भी किया गया है। बहरहाल पिछले दिनों ही स्मार्ट सिटी परियोजना को काम के आधार पर शहरी विकास मंत्रालय ने राज्यों की रैंकिंग जारी की थी। इसमें राजस्थान को नंबर 1 का रैंक दिया गया था। हालांकि विकास के नाम पर केंद्र और राज्य के बीच बहस भी जारी है। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की विज्ञप्ति। अंग्रेजी के 1666 पद, हिंदी के 1298 पद, गणित के 1613 पद, संस्कृत के 1800 पद, विज्ञान के 1565 पद, सामाजिक विज्ञान के 1640 पद, पंजाबी के 70, उर्दू के 106 पदों के लिए विज्ञप्ति निकली है। 11 अप्रैल से 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अभिजीत दवे से। अभिजीत, क्या जानकारी है? अभिजीत, सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज मिल रही है अभिजीत आपको? अभिजीत, क्या जानकारी है आपके पास? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। बहरहाल बड़ी खबर, माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई है। एक बार फिर कोशिश करते हैं सहयोगी अभिजीत दवे से बातचीत की। अभिजीत, मुझे सुन पा रहे हो तो क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने करीब 9000 पदों के लिए एक बड़ी भर्ती निकाली है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन ये भर्ती रहेगी, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती है। 11 अप्रैल से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 10 मई तक चलेगी। ये एक आरपीएससी ने इस साल जनवरी से नवाचार करते हुए अपना एक पूरा कैलेंडर
बनाया, जिसमें परीक्षाओं को समयबद्ध रूप से आयोजित कराने के साथ साथ जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उन भर्ती प्रक्रियाओं को भी व्यवस्थित रूप से संचालित करने का बीड़ा उठाया। उसी कड़ी में ये एक बड़ी भर्ती 9000 पदों की बड़ी भर्ती जो है वो आज आरपीएससी की ओर से जारी की गई है, जिसमें अंग्रेजी के 1666 पद हैं, हिंदी के करीब 1300 पद हैं, गणित के 1600 के आसपास पद है, संस्कृत के 1800 पद है। ऐसे करके करीब 9000 वरिष्ठ अध्यापक के पदों की भर्ती आरपीएससी ने निकाली है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 11 अप्रैल से शुरू होगी और 10 मई तक यानी करीब 1 महीने का वक्त रहेगा पात्र अभ्यर्थियों के लिए जो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो है आरपीएससी की ओर से इसकी परीक्षा तिथि का ऐलान किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी अपडेट दे दूं कि पिछले दिनों जो आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 संपन्न हुई है उसकी उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम भी तेजी से आरपीएससी में किया जा रहा है। बहुत जल्द आरपीएससी की ओर से आंसर की जारी की जाएगी, जिसके बाद परिणाम जारी करने की कवायद को शुरू किया जाएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अभिजीत। फिलहाल इतना ही, चलते चलते क्रिप्टो की समझ। नमस्कार। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज हम आपको बताएंगे डीएओ यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। डीएओ ऐसे ग्रुप्स हैं जो किसी कॉमन पर्पस के लिए बनते हैं, जैसे स्टार्ट यूपीएस में इन्वेस्ट करना, एक स्टेबल कॉइन मैनेज करना या फिर एनएफटीएस का बंच खरीदना। डीएओ को उनके मेंबर्स अक्सर क्रिप्टो टोकन्स के इस्तेमाल के जरिए चलाते हैं। इन टोकन्स के पास कुछ अधिकार होते हैं, जैसे कि एक कॉमन ट्रेजरी को मैनेज करने की क्षमता या कुछ डिसीजंस पर वोट देने की क्षमता। खरीदे जाने पर वो डीएओ मेंबर्स की संपत्ति बन जाते हैं। हाल के डीएओ बूम के चलते रेगुलेटर्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज सोच में पड़ गए हैं। कुछ क्रिप्टो फैंस ने तो यहां तक तर्क दिया है कि डीएओ ने अभी तक यह साबित नहीं किया कि वे क्रिप्टो रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को क्रिप्टो करेंसीज एलोकेट करने के अलावा और क्या कर सकते हैं। सबसे पॉपुलर सोशल डीएओ फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स हैं, जिसमें हजारों मेंबर्स हैं और हाल ही में इन्वेस्टर्स ने इसके लिए $10 मिलियन जुटाए हैं। इन निवेशकों में वेंचर कैपिटल फर्म एंडरसन हॉरोविज भी शामिल हैं। डीएओ एनालिटिक्स साइट डिपडीओ के अनुसार फिलहाल सभी नेटवर्क्स पर डीएओ ट्रेजरीज में कुल मिलाकर $9.5 बिलियन की राशि है। सोलाना पर $1.3 बिलियन और इथेरम पर $8.2 बिलियन। तो आज हमने बात की डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। अगले हफ्ते एक और टॉपिक के साथ आपसे जुड़ेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक